आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारा ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के लिए जो हमने किया है 5 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में, तो जनता का मूड अभी भी बदला नहीं है और छिंदवाड़ा का किला भी चला गया है हाथ से। क्या छिंदवाड़ा का किला ढह चुका है? लेकिन इस बार और बड़े एक्सपेक्टर वाले लोग हैं, मतलब बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो चुनाव लड़ रहे हैं और विदिशा से, उनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हम लोग जरा बात करते हैं इस चुनाव में जितने बड़े चेहरे हमको दिखाई दे रहे हैं और जितने जो चेहरे नहीं उतरना चाह रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी से जो बचे चुनाव में उतरने से, उनकी हम लोग चर्चा कर लें। तो आइए ज्योतिरादित्य सिंधिया से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सिंधिया साहब का इस बार लोकसभा चुनाव में उतरना, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, राशिद किदवई साहब भी हैं। सर, क्या कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में? जी देखिए, आसाना बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई सिंधिया परिवार का सदस्य चुनाव नहीं हारा था। 2019 में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे, और जो केपी यादव से हारे, जो उनका एक तरीके का एक पॉलिटिकल एजेंट थे। उसके बाद कांग्रेस ने पिछले हफ्ते 10 दिन में बहुत हाथ पैर मारे कि किसी तरह से केपी यादव को अपनी तरफ कर ले और कांग्रेस उनको प्रत्याशी बना देता है, क्योंकि केपी यादव खुश नहीं थे, क्योंकि वो भाजपा में चले गए थे और भाजपा के सांसद हो गए थे और उन्होंने एक तरीके के जायंट किलर थे, उन्होंने सिंधिया जी को हराया था। लेकिन वहां बात नहीं बनी और केपी यादव जो है वो कांग्रेस के खेमे में नहीं आए। फिर दिग्विजय सिंह ने भी एक बार कहा कि वो अगर उनसे कहा जाएगा तो वो सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनसे कहा नहीं गया, कहा कौन जाए। और ये बड़ी दिलचस्प चीज है सौरभ, कि कांग्रेस में कि जलेबी बनाने का एक कल्चर है, कि मतलब आदमी कहता है कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, खड़गे जी कहते हैं कि राहुल गांधी से बात करो, राहुल गांधी ये कहते हैं केसी वेणुगोपाल से बात करो, केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि खड़गे जी से बात करो। तो वो घूम के वही बात आ जाती है और कोई निर्णय नहीं हो पाता। और ये बहुत बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस में देखिए वहां बहुत से दमखम वाले लोग हैं। गुना में भी चुनौती दी जा सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उस तरीके से भोपाल जो राजधानी है, वहां के ऊपर जो आलोक शर्मा को भाजपा ने खड़ा किया है, वो अभी असेंबली का चुनाव हार गए थे, तो वहां के ऊपर भी अगर कोई कांग्रेस की तरफ से कोई दिग्गज खड़ा होता है तो भोपाल में, और कांग्रेस के वहां 2 विधायक भी हैं शहर से। तो सर, पहले गुना की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले। आपको लग रहा है वहां पर कहीं भी कोई कॉन्टेस्ट है? देखिए, सब कुछ इस पर निर्भर करता है सौरभ की सिंधिया के खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है। क्या कोई पब्लिक पर्सनालिटी, कोई बड़ी पर्सनालिटी उनके खिलाफ आती है? अगर दिग्विजय सिंह भी आते हैं तो देखिए चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह पास के क्षेत्र से ही आते हैं, जो राजगढ़, राघवगढ़ वगैरह, वहां से ज्यादा दूरी नहीं है। और दिग्विजय सिंह का राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इमेज हो, जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत करने वाले आदमी है और उनमें बहुत दमखम है। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह कहेंगे और उनको कौन कहेगा? क्योंकि खड़गे जी सोचेंगे राहुल गांधी कहेंगे, राहुल गांधी सोचेंगे खड़गे कहें। तो ये समस्या सबसे बड़ी समय कांग्रेस की है। लेकिन यहाँ तो विजय जी, कुछ लोग ये भी दबी जबान में कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के खुद के गांधी परिवार के लोग जो हैं अपनी सीटों को लेकर, अपने लड़ने को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, तो बाकी लोग भी उम्र का बहाना बनाकर या उन्हें क्यों दोष दें अगर वो नहीं लड़ना चाह रहे? हाँ, वो नहीं लड़ना चाह रहे, इसकी बात नहीं है। लेकिन मैं बात गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की कर रहा हूँ कि चुनाव के नतीजे तो अलग आएंगे जब आएंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से टिकट लेकर अपने आप जीत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने उनको हराया था उसका टिकट उन्होंने वहां से हटवा दिया, वहां पर उनको टिकट खुद ने ले लिया। तो ये वो एक बड़ी जीत अपने आप में माने। नहीं तो वो ग्वालियर से भी लड़ सकते थे, लेकिन वो गुना का टिकट केवल इसलिए चाहते थे कि वो पर्सनल एक झगड़ा था जो और ये अदावत बात तक चल रही थी और शायद टिकट भी इसीलिए कटा क्योंकि वो प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव के नतीजे से ज्यादा अभी खुश है। नतीजा जो आएगा वो कोई मुश्किल भी नहीं लगता। और जैसे रशीद साहब ने कहा कि यदि कोई बड़ा कैंडिडेट कहां से लाएंगे, रशीद साहब ही बता सकते हैं कांग्रेस का, लेकिन वो कोई आएगा तब। उन्होंने कहा ना दिग्विजय आ जाए, दिग्विजय सिंह आ जाए, लड़ लें चुनाव। ठीक है, दिग्विजय जी आए, पहले तैयार तो सिंह तो भोपाल लड़ चुके हैं, 2014 में हार चुके हैं बुरी तरीके से। एक सीट और है इसके अंदर सौरभ जी, सीधे सीट जो है, मुझे लग रहा है वहां से भी जो राज्यसभा सांसद थे अजय प्रताप सिंह, उन्होंने अभी 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, बगावत कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय लड़ेंगे। राज्यसभा के सांसद, हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, वो सीधे से लोकसभा सीट चाह रहे थे लड़ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। रीति पाठक वहां से जो सांसद रही है 2 बार की, वो विधायक बन गई है, अभी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, विधायक बन गई है। तो वहां से कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो अजय प्रताप सिंह अगर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर एक रोचक फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है
भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया नहीं है अजय प्रताप सिंह को। अगर ये वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते वहां हैं, से राजेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी हाँ, ने शायद। और अगर अजय प्रताप सिंह या तो बसपा से भी उनकी बातचीत चल रही है, अगर वो बसपा का टिकट भी लेकर आते हैं तो मुझे लग रहा है एक सीट ऐसी रहेगी जहां पर थोड़ी फाइट। ये मैनेज नहीं होने वाले आपको लगता है बीजेपी से? नहीं, वो एक लाइन का इस्तीफा भेज दिया उन्होंने, नड्डा साहब को भेज दिया लिखकर और इस्तीफा। वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो मुझे लग रहा है उनकी बहुजन समाज पार्टी से बातचीत चल रही है, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और भारतीय कांग्रेस का गठबंधन है, खजुराहो सीट ऑलरेडी समाजवादी पार्टी को दी जा चुकी है, तो ये सीधी सीट मुझे लग रहा है टफ हो सकती है। सीधी और गुना। सीधी गुना। देखिए, गुना को लेके तो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत है। हाँ, 2019 में ज़रूर हार गए थे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इतने ज़्यादा किले ढह गए कांग्रेस के, तो गुना भी उसमें एक था। तो इसकी वजह से नहीं हारे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गई, इस वजह से कि बीजेपी ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था, इलेक्टोरल मैनेजमेंट जिसके कहते। जहाँ तक सीधी की बात है, देखिए सीधी में अभी कोई बहुत ज़्यादा फाइट दिख नहीं रही है। हाँ, जैसे समीर साहब ने कहा कि यदि वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यदि वो जिनकी बात करें तो वो यदि इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो शायद हो सकता है कुछ अलग कॉम्बिनेशन बने। उस टाइम देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन है, लोगों की क्या राय है, हमें जो लोगों की राय बताया जाएगा हम उसी पे आधारित बताएंगे। अभी फिलहाल बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज है नहीं। बड़ा डेवलपमेंट है अजय प्रताप का इस्तीफा ठाकुर देना बनाम ब्राह्मण अध्यक्ष का को। जबरदस्त लड़ाई होती है, मतलब ठाकुर बनाम ब्राह्मण। अगर ठाकुर उम्मीदवार है तो ब्राह्मण वोट नहीं करेंगे, ब्राह्मण होगा तो ठाकुर नहीं। ठाकुर और ब्राह्मणों का और ऐसी सीधे के दो अंदर- सीट और भी फंसी हुई दिखती हैं जिसमें क्लोज फाइट में हमारी लिस्ट में भी आई हैं, वो है मुरैना और भिंड। नरेंद्र सिंह तोमर की जगह शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया गया। वहां पर जातिगत समीकरण अगर कांग्रेस साधने में कामयाब हो जाती है तो वहां पर भी आपको लगता है कि कुछ टफ सिचुएशन हो सकती हैं? मुरैना के अंदर यह टिकट पूरा नरेंद्र सिंह तोमर जी का टिकट वहाँ रहा। पार्टी नरेंद्र का सिंह जी समीकरण के लिए ठीक ये करना। सीट खाली की गई थी। शिवमंगल सिंह तोमर जी को टिकट दिया गया है, वो दिमनी से विधायक थे। नरेंद्र सिंह तोमर को जब दिमनी का चुनाव लड़ा तो उन्होंने वहां से सीट खाली की थी। नरेंद्र सिंह ने उन्हें लोकसभा दिया है, लेकिन उनकी वहां पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। वहां बसपा का भी बहुत बड़ा प्रभाव है मुरैना के अंदर। भिंड की जो सीट है वहां से संध्या राय को टिकट दिया दूसरी बार, जो पहले 2019 में सांसद थी। और फूल उसकी सिंह भी बरैया पोजीशन बहुत अच्छी वहां नहीं पर है। उनको वहां टफ से फूल कंपटीशन सिंह दे बरैया को सकते हैं। टिकट दिया गया है कांग्रेस ने। फूल सिंह बरैया बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बसपा के नेता रहे, बसपा के विधायक रहे, वो कांग्रेस में आ गए, पिछड़ी जातियों के बड़े नेता है। तो मुझे लग रहा है कि भिंड पे भी एक चुनौती फूल सिंह बरैया निश्चित रूप से देंगे। राजेश साहब, ये चंबल का पानी लगातार परेशान करता आ रहा है भाजपा को। वहां पर देखिए जाति समीकरण और जाति टकराव, जो मैं कहूंगा संघर्ष जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस के भी कई वहां पर दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं, और उनको लेकिन कांग्रेस असल में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रणनीति की आ रही है। रणनीति में कांग्रेस में पहलापन हमें मध्य प्रदेश में इस समय नजर नहीं आ रहा है। जो मुंवर जितेंद्र सिंह जो इंचार्ज है, उनका कुछ अता पता नहीं होता, वो उस तरह की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। और कमलनाथ, जैसा मैंने कहा, वो छिंदवाड़ा में है, तो कांग्रेस में बड़ा अनिर्णय की स्थिति है। और बहुत से कांग्रेस के नेता जैसे गोविंद सिंह बड़े महत्वपूर्ण पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उन्होंने अभी एक बयान में कहा कि अभी फिलहाल तो मैं कांग्रेस में हूँ। अब इससे बड़ी हलचल बच जाती है कि बताइए कोई जो दिग्गज नेता है वो क्या फिलहाल मैं कांग्रेस में हूँ। तो ये बात इसको कांग्रेस को दूर करना चाहिए, और जब तक दूर नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कांग्रेस का जो बहुत सारी चीजें परसेप्शन की होती है। सौरभ, माहौल कैसा है असल में कांग्रेस वहां पर, जैसा आप भी कह रहे हैं, 7-8 सीटों में, रतलाम की सीट की हम चर्चा करें, रतलाम में भी जो बुरिया है वो पिछली बार वहां बाई इलेक्शन जीते थे, उनमें बड़ा दमखम है, कांतिलाल बुरिया। तो कांग्रेस के ऐसे आधा दर्जन नेता हैं जो वहां अच्छी चुनौती दे सकते हैं। बघेलखंड में बहुत जो अजय सिंह है, वो जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको मैदान में उतारा जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो तमाम कांग्रेस की तरफ से बहुत स्ट्रेटेजिकल गलतियां। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं फिर आपसे राशिद जी, जैसे आपने बताया कि इतनी सीटें वहां पर ऐसी हैं, अगर अच्छे उम्मीदवार उतार दिए जाएं, बड़े लोग अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, अगर एक चुनाव में दिलचस्पी कम से कम उत्साह के साथ दिखाई जाए, तो हो सकता है कि कोई अपसेट किसी सीट पर कर दिया जाए। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई पहुंच गया, अभी थोड़ी देर में वहां से तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन की वहां पर रैली हो रही है। एक तो वो पूरे देश में विपक्ष को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो ऐसी इलाके जहां पर कोई चांस बन भी सकता है, उसको क्यों नहीं वहां पर उतनी मजबूती के साथ कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी को दोष देना तो एक फैशन की तरह हो गया है। देखिए, राहुल गांधी ने मई 2019 में, जब 2019 का चुनाव हुआ, त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र में साफ कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उसके बाद से उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कर सकते हैं ना तमाम चीजें, वो विधिवत। मीडिया सारा यही कहता रहा कि कांग्रेस में जो है वो गांधी परिवार के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब जब गैर गांधी परिवार को बना दिया, तब भी हर तरफ राहुल गांधी को देखा जा रहा है, और उसमें हो सकता है खड़गे जी भी देख रहे हो। तो ये कांग्रेस की जो संस्कृति है, वेणुगोपाल जी का नाम आप भूल लोग गए। ज्यादा
जी जी वेणुगोपाल वगैरह। वेणुगोपाल तो ठीक है। क्या देखिए उसमें कांग्रेस की संस्कृति में कांग्रेस जन ज्यादा दोषी है बजाय राहुल गांधी के। नहीं मेरा सर, नहीं अपना सर, मैं लेकिन- राकेश सर, आपने कहा राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, ठीक बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, तो यही तो बात है ना, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। सारी कांग्रेस पार्टी किस बात में लगी है? पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकालने में, उसके बाद अब उनकी न्याय यात्रा निकालने में। सारी कांग्रेस पार्टी का फोकस सिर्फ राहुल गांधी का ग्राफ उठाने में है। तो राहुल गांधी भी कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? सौरभ देखिए मैं बड़े विनम्रता से आपसे बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बड़े सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। जब राहुल गांधी खुद अध्यक्ष थे तो सारा के गांधी परिवार ने जो है इतने साल से 19 साल से 20 साल से कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर दिया है। कोई गैर जो परिवार का आदमी आगे नहीं आ सकता। जब गैर परिवार का आदमी आ गया तो आप कह रहे हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। देखिए बात राहुल गांधी का इसलिए है क्योंकि राजनीतिक रूप से वो अपने आप को एक कामयाब राजनेता नहीं साबित कर पाए तो उन्हें ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन राशिद जी एक आम आदमी के हिसाब से एक समझ के अगर कोई कांग्रेस का सपोर्टर भी है जहां पर बीजेपी के तमाम आला नेता रात के 3-3 बजे तक बैठकर टिकटों के बंटवारे पर माथापच्ची करते हैं, अपने काडर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो एक जीती हुई पार्टी है, एडवांटेज उनको है, और वहां पर पूरा जो पावर है, पूरी जो एनर्जी है वो राहुल गांधी की यात्रा में लगी हुई नजर आती है, तो क्या मैसेज जाता है कार्यकर्ता के बीच? लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में उसमें कोई देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो 8 दशकों से सक्रिय मतलब 6 दशकों से सक्रिय राजनीति में नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में। अगर वो कोई बात वो कह दे कि साहब मैं ये वो तो जीते हुए चुनाव जीते हुए वो कह दे कि साहब या मेरी कोई नहीं सुनता है तो राहुल गांधी की तरफ पूरी राजनीति घूम रही है, उनको कोई नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा सुविधा की बात होती है। तमाम कांग्रेस जन जो है वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ता है, कोई अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहता और बाद में आके उन्हें एक बड़ा आसान एक तरकीब मालूम होता है, नुस्खा कि राहुल गांधी को दे दो कि राहुल गांधी की वजह से हम चुनाव हार गए। समीर जी के एस्केप एक वोट चीज मैं अगर जोड़ना बनना चाहता हूँ, जो खरगे साहब पर और राहुल गांधी पे बोला तो मुझे रामचरितमानस याद आते हैं। रामचरितमानस में क्या हुआ कि राम जो है सिंहासन छोड़कर वनवास चले गए और भरत जो है वो खड़ाऊ राज कर रहे थे, लेकिन वो की वो व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन उसमें फर्क यह है कि भरत खड़ाऊ राज में राजा राम को मानते थे, लेकिन व्यवस्था पूरी की पूरी भरत पूरी तरह से देख रहे थे। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे भरत भी है, खड़ाऊ राज भी मानते हैं और राज समझते हैं कि राज भी वही चलाएंगे, राम मतलब राहुल ही चलाएंगे, और राहुल अपना सिंहासन छोड़कर चले गए। भरत के खड़ाऊ राज में और खरगे के खड़ाऊ राज में फर्क है। मेरा मतभेद इसी से है जी। ये कहना कि राहुल सिंहासन छोड़कर चले गए, ये कहां तक जायज है? सारे चुनावों की बैठक कौन करते हैं? राहुल गांधी। टिकटों के बंटवारे में क्या यही तो परेशानी है। टिकटों के बंटवारे में क्या उनका से नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सारी रिपोर्टिंग सारी कवायद कांग्रेस पार्टी की किस लिए हो रही है? राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो सांसद की तरह बैठ जाए, बाकी अपने सांसद फिर न्याय यात्रा भी वो किस आधार पर निकाला? उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन में जो तकलीफ है हम राहुल गांधी से बात करके फाइनल कर देंगे। और न्याय यात्रा भी कोई एक सांसद के लिए निकाली जा रही है क्या? कांग्रेस की यदि वो एक सांसद है तो उनके लिए पूरी की पूरी मशीनरी नहीं चलेगी ना। दिक्कत यही है कि खरगे साहब समझते हैं कि अभी जो व्यवस्था है, सिंहासन जो है वो राहुल के पास ही है। चलिए, और राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो रही है। मुंबई में एक मेगा मैसेज देने की कोशिश, उसकी तस्वीरें भी लगातार मुंबई से आनी शुरू हो गई हैं। तो इंडी गठबंधन जो है एक मैसेज देने की कवायद यहां पर होगी शिवाजी मैदान से। हालांकि सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि भाई टिकटों का बंटवारा तो आपने अभी तक फाइनल किया नहीं है, अपने नेताओं को मनाने तो आप कामयाब हो नहीं पाए हैं, मंच पर एकता दिखाकर आप क्या करेंगे जब टिकटों के बंटवारे में आप एकता नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक? तो ये सवाल भी पूछा जाएगा। स्टेटमेंट आया कि कल तक हो जाएगा। अगर इस मंच पर साहब को ये नहीं पता कि कल भी आ ही जाएगा। चलिए, महबूबा मुफ्ती वहां पहुंच चुकी हैं। हाँ, संजय राउत साहब को ये नहीं पता शायद कि कल भी आ ही जाएगा। कल आएगा, कल बंटवारा भी हो जाएगा, एक कहा जा रहा है। चलिए, मंच पर अगर एकजुट दिखते और क्लैरिटी के साथ आते तो शायद मैसेज और स्ट्रांग जाता। और अभी महबूबा मुफ्ती जो है वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब देखिए राशेद साहब, ये मुंबई की रैली ये क्या संदेश दे रही है और क्या 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 ताकत प्रोजेक्ट कर रही है आपके हिसाब से? देखिए सौरभ, जैसा चुनाव तो शुरू हो गया, पूरी जो भी बची खुची ताकत है विपक्ष में वो ताकत लगाएगी। देखिए हम उनको बहुत से दोष देते रहे, लेकिन विपक्ष भी बहुत ही विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है इस समय। तो उसके लिए आप देखिए तमाम लोग, कम से कम राहुल गांधी ने ये तो किया, एक मंच के ऊपर महबूबा मुफ्ती और तमाम नेताओं को जो है जमा कर लिया और मुंबई से राशिद जी, मंच पर तो आप एक साथ दिख जाएंगे, लेकिन अगर जमीन पर काडर एक साथ नजर नहीं आता और वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है जब एक साथ इतने गठबंधन के नेता साथ आते हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती होती है। जिस पार्टी का जो है खजाना जो है वो इनकम टैक्स ने फ्रीज किया हो, 105 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकती, वो चुनाव में क्या लड़ेगी? आप पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का देखिए कि इतना सारा धन सारे दलों को दिया,
आप देखिए किसी को कोई भी इरेगुलरिटी होती है सौरभ, तो फौरन ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स वाले। यहाँ के ऊपर इतना ज्यादा, जिसके 10 करोड़ का रेवेन्यू है वो 500 करोड़ के बॉन्ड दे रहा है, उसके ऊपर सब लोग खामोश बैठे, मीडिया तमाम जो है तंत्र बैठे हुए हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इस परिस्थिति में देखिए चुनाव लड़ना, आप विपक्ष की भी आप समस्या समझे, वो चुनाव लड़ना उनके लिए आसान काम नहीं है। फिर एक डेटा देखा जाए सौरभ, तो एक सौरभ, चीज बोल जिसमें दूं ये कहा मैं, गया था विषम परिस्थिति पर एक लाइन बोलना चाहता हूं। रशीद साहब ने कहा कि विषम परिस्थिति है, विपक्ष हमेशा ही विषम परिस्थिति में चुनाव लड़ता है। 1977 में देखिए कि और ऐसा सारे के नहीं है सारे कि ये नेता जो- जेल में थे। 1989 में राजीव गांधी 415 सीटों के साथ थे, वहां जब कोई समझौता नहीं था, वहां विषम परिस्थिति में लड़ा। और 2012 भी याद कीजिए, आज आपको नरेंद्र मोदी 282 सीटों के साथ लग रहे हैं। दुरुपयोग का आरोप जो है वो तब भी लगता रहा है जब यूपीए की सरकार थी। तब के डेटा अगर निकालें तब भी 60% जो है टारगेट पर विपक्ष के नेता और विपक्ष का जहां शासन था वही राज्य रहा करते थे। तो फीसदी में बढ़ सकता है, लेकिन मामला तो वही रहता है। अच्छा चलें जरा एमपी के बाद जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुंबई की तस्वीरें, उस महाराष्ट्र के हम लोग बात करते हैं। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये अब देखेंगे हम लोग। राजेश साहब बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सौरभ, इस बीच अच्छा। शायद हमें आंध्र प्रदेश के पलनाडु चलना होगा, क्योंकि पीएम मोदी रैली कर रहे हैं और अगर मिशन 400 को क्रैक करना है तो दक्षिण में सेंधमारी करनी ही होगी, दक्षिण में विजय हासिल करनी ही होगी। जहां है वहीं रुक जाइए। देखिए वहां दूर दूर तक लोग खड़े हैं, बहुत शांति से सुन रहे हैं, और आप यहां आगे इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हो भाई? आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। మీ యొక్క అభిమానానికి నేను కృతజ్ఞుణ్ణి, కానీ మీరు కాస్త ఈ సభకి భంగం వాటిల్లకుండా, ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఒక అడుగు వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే ఈ సభను విజయవంతం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం। कल ही देश में लोक